हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्ते, सलाम, आदाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। मैं एक बार फिर एनसीईआरटी सीरीज में पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 के चैप्टर 8 लेके आया हूँ। जो भी मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वह सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। साथ ही जो भी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वह ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी से, उस सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी स्टेट का, या सीटेट एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे उस सभी एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है। कहते हैं इससे पहले आपने सभी चैप्टर को देखे हैं कि एक कहानी के रूप में हम लोग समझते हैं और उसमें जो पॉइंट होते हैं शॉर्ट समरी के रूप में उसे हम लोग राइट डाउन करके समझाते हैं। आइए बिना हम लोग टाइम व्यतीत किए हुए चलिए समझते हैं। आज का चैप्टर 8 है ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका, रूरल लेवलहुड। कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका, कहते हैं इस प्रकार एनसीईआरटी आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। डेफिनेटली आपने कभी नहीं पढ़े होंगे या आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे पढ़ाई किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका, रूरल लेवलहुड। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आपने स्क्रीन पे एक पिक्चर देखते होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं पॉइंट पे। पॉइंट से पहले आज ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका का कारण है कि विभिन्न तरह के मौजूदगी देखने को विविधताएँ नज़र आती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहने की काम धंधे कैसे असर पड़ता है, इस सब बारे में ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार के जीवन यापन किया जाता है, इस सब बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तस्वीरों से आपने देखे होंगे कि खेती से जुड़े हुए अलग अलग काम किए जाते हैं, इसके बारे में बताए गए हैं। तो इस सब के किस प्रकार की गांव में दुकान किए जाते हैं, बिजनेस किया जाता है, इस सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक है कलपट्टू गांव, जो तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बारे में यह कहानी है। कहते हैं तमिलनाडु समुद्री तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग खेती के अलावा कई काम करते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े इत्यादि, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाते हैं। कलपट्टू गांव में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले, लोहार रूप में अपनी सेवाएं देती हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के यहाँ काम करते हैं। कहते हैं कुछ यहाँ पे छोटी दुकानें दिखते हैं, जो चाय के हो, सब्जी के, कपड़े के दुकानें होते हैं, जो 2 दुकानें बीज के, खाद के भी हैं। 4 दुकानें हैं जो चाय पे, जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। यहाँ पे टिफ़िन का मतलब है यानी कि खाने चीज़ें की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह को इडली, डोसा, उपमा मिलती हैं। यहाँ की प्रसिद्ध भोजन जो है वह नाश्ता जो है वह मिलते हैं। शाम के नाश्ते में बड़े पौंड या मैसूर पाक भी मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी ग्रामीण में किस प्रकार की जीवन यापन करते हैं, कलपट्टू गांव के बारे में बताया गया है। इसी तरह सभी गांव के मिला जुला के कुछ अंतर होता है। अलग अलग गांव में अलग अलग तरह की जीविकाएँ रहती हैं। कहते हैं गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर भी अपनी आजीविका चलाते हैं, यानी कि धोबी जिसको हम लोग कहते हैं। कुछ लोग के पास शहर में जाकर मकान बनाने के लॉरी चलाने का काम भी करते हैं, कुछ शहर में चले जाते हैं कमाने के लिए। गांव में छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा है सिंचित धान की खेती की जाती है। यहाँ पर मुख्यतः किसकी धान की खेती की जाती है, यानी कि धान की खेती आपको पता है किस प्रकार की जाती है। यानी कि मई और जून में क्या किया जाता है, बीज बनाए को रोपण किया जाता है। जुलाई अगस्त में रोपनी किया जाता है। सितंबर अक्टूबर में निराई की जाती है और नवंबर तक, दिसंबर में जाते जाते उसे कटाई करके कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से धान की खेती होती है। यहाँ पे कहते हैं आम और नारियल भी काफ़ी बाग हैं और कपास, गन्ने की खेती भी उगाए जाते हैं। कहते हैं यहाँ पे कलपट्टू गांव की यह कहानी थी। विभिन्न प्रकार के गांव में विभिन्न प्रकार की होंगी, इसीलिए यहाँ पे हमने इस बारे में नहीं सिर्फ एक ही पॉइंट लिए कि कलपट्टू गांव तमिलनाडु में पड़ता है। गांव के लोग खेती के अलावे कई प्रकार के काम करते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कुछ लोगों को नर्स, शिक्षक, धोबी बनकर, साइकिल ठीक करने वाले, दुकानदार, व्यापारी आदि होते हैं। साल के कुछ मौके होते हैं जब किसानों नियमित रूप से मजदूरी नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य है, इसके बाद कहानी आती है
कि तुलसी नाम की एक लड़की लेडीज थी। यहाँ कहते हैं राम लिंकन का ज़मीन पर काम करते थे। वह राम लिंकन क्या था, एक ज़मींदार था जिसके यहाँ तुलसी नाम की वहाँ काम करती थी। वह परिवार के पास कलपट्टू में ही 20 एकड़ का धान का खेती करता था और शादी से पहले वह मायके में भी धान की खेती का मजदूरी करती थी तुलसी। यह सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करती थी। राम लिंकन की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती थी कि कैसा मजदूरी काम करता है मजदूर। साल के कुछ मौके ऐसे होते थे जहाँ पे कोई नियमित मजदूरी नहीं भी मिल पाती थी, तो वह धान के रोप रही थी और फसल थोड़ी बच जाती थी तो राम लिंकन निराई के लिए बाद में कटाई के लिए बुलाए गए थे। कहने का तात्पर्य है कि कम उम्र में थी तो निराई कटाई काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी तुलसी का वैसे वैसे उसको प्रॉब्लम होने लगा। जब झुककर काम करती थी तो उसका सिर दर्द करने लगता था। इस प्रकार की समस्या आने लगी। कहते हैं राम लिंकन एक दिन का मजदूरी 40 रुपये मात्र देती थी। मेरे गांव के मजदूरी के रेट से थोड़ा कम था, यानी कि उसके गांव का जो मजदूरी था उससे कम था। क्यों वह काम पे काम करते थे? क्योंकि जब मजदूरी राम लिंकन का मुझे भरोसा था कि जब वह काम में बुलाएंगे तो उसके बाद आस पड़ोस के गांव के मजदूर भी नहीं आएंगे और उसे क्या करेंगे, निराई के लिए रोपने के लिए उसे बार बार बुलाएंगे तो उसे काम मिलता रहेगा। इसी प्रलोभन से कहते हैं कि मेरी पति रमन भी एक मजदूर था। कहने का मतलब है उसका एक मजदूर अलग है, जिनका पति रमन था वो मजदूर था। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं थे, कोई ज़मीन नहीं था उस मजदूर के पास भी। साल के इन महीनों में खेती कीड़ों दवाई छिड़का करता था, साथ ही कोई काम नहीं मिलता था तो पास के खान में पत्थर और नदी से बालू ढोने का भी काम मिल किया करता था। यानी कि पत्थर और बालू के शहरों से मकान में ट्रक में लाया करते थे। इसके बाद वह क्या करते थे, लकड़ी भी लाती थी, सफाई का काम भी करता था, दूसरों उधर के साथ जंगल में लकड़ी भी लाती थी। इस तरह के वगैरह वगैरह काम वह क्या करती थी। कहते हैं इसके बाद कि हमारे 2 बेटियां थी। कहते हैं तुलसी की हमारी 2 बेटियां थी जो जीवन खुशी से रहता था। दोनों स्कूल जाती थी और पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई, उसने शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। उसके इलाज के लिए राम लिंकन ने उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। कहने का तात्पर्य है तुलसी कहानी पढ़ने से इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण इलाके में गरीब परिवार का बहुत सारा समय पानी और जलावन लकड़ी लाने में, जानवर चराने में बिताता है। इस कारण से उसे पैसा की कम मजदूरी होती है। ग्रामीण इलाके में महत्वपूर्ण मजदूरी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वह गुजारा नहीं होता है और ज़िंदगी असर करने में कठिनाई होती है। इसके बाद कहते हैं कि हमारे देश की ग्रामीण परिवारों में करीब 40% खेतीहार मजदूर होते हैं। कितने प्रतिशत? 40%। यानी कि कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन होते हैं। यानी कि कोई बहुत सारे भूमिहीन होते हैं जो दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं और कई तरह दूसरे जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता है तो मजबूरन काम के खोज में उन्हें क्या करता है, दूर दराज यानी कि दूसरे जगह दूसरे शहर में जाना पड़ता है और पलायन करना पड़ता है। इसी प्रकार से बहुत सारे शेखर नाम का एक था जिनके बारे में दिया गया। इससे चलिए आइए पहले पॉइंट के बारे में देखते हैं। कहते हैं कि गरीबी के कारण घर चलाने की ज़िंदगी बसर करने के लिए बहुत कम उम्र में ही बहुत अधिक लोग कृषि कार्य में लग जाते हैं। कहने का मतलब है कि गरीबी के कारण ही घर चलाने के कारण वह क्या होता है, बहुत ही कम उम्र में उसे क्या करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है, जिससे क्या होती है, शिक्षा की अभाव हो जाती है। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में करीब 40% खेतीहार मजदूर हैं। कितने प्रतिशत? 40%। कहते हैं कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बाकी तरह भूमिहीन होते हैं। कुछ के पास छोटा छोटा ज़मीन होते हैं खेत में और कुछ के साथ क्या होते हैं, छोटा बाकी भूमिहीन होते हैं जो दूसरे में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी के रेट कम रुपया और लोग अपने गांव के ज़मींदार और सेठ के पास ही करते हैं। रेट कम देने के कारण भी क्या करता है, मजदूरी सेठ या ज़मींदार के पास करते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि जब कभी भी अगर काम नहीं होगा तो उन्हें बुलाएं, आपात स्थिति में उन्हें मदद के लिए ज़रूर बुलाएंगे और वह उन्हें मदद करेंगे। इस भरोसे से किसान अक्सर बीज और खाद कीटनाशक खरीदारी के लिए कर्ज लेते हैं। अगर फसल अच्छा हुआ तो उसे चुका देते हैं, परंतु किसी कारण से फसल बर्बाद होने पर वह कर्ज नहीं चुका पाता है। कारण है कि देखते हैं हम लोग अभी भी देखते हैं, न्यूज़ सब में पढ़ते रहते हैं कि किसान वहाँ की आत्महत्या कर। कारण क्योंकि वह क्या करता है,
कि कर्ज के लेकर वह क्या करते हैं, खेती करते हैं, और फसल की उपज नहीं होने के एवज में उन्हें क्या होता है, कर्जा नहीं दे पाते हैं, जिससे उन्हें क्या करना है, आत्महत्या करनी पड़ती है। उसे अपने जीवन यापन के लिए कर्ज लेना पड़ता है, और करते करते वह कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं, तो कई बार क्या करते हैं, किसान आत्महत्या कर लेते हैं। भारत के प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में लगभग 2 परिवार खेतीहार मजदूर के हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अगर 5 परिवार किसी गांव में हैं तो वहाँ के 2 परिवार क्या हैं, खेतीहार मजदूर हैं। ऐसे परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे खेतों पर निर्भर करते हैं। इसमें कई भूमिहीन होते हैं तो कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यानी कि बहुत के साथ भूमिहीन होते हैं जो दूसरे के खेतों पर डिपेंड रहते हैं, और किसी के पास छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी कि कम कम भूमि होती है। भारत में 80% किसानों की यही हालत है। भारत में 80%, यानी कि आप सोच सकते हैं कि 80% कितने प्रतिशत हो गए। कहते हैं भारत में 20% ही किसान बड़े श्रेणी में आते हैं, यानी कि 20% हैं किसान जो बड़े श्रेणी में आते हैं। कहते हैं मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती जंगल के उपज दोनों की आजीविका महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने, इन व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय के मदद करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मध्य भारत के कुछ खेतों में खेती में जंगल का उपज दोनों आजीविका पर महत्वपूर्ण साधन है, वहाँ का साधन है, जिससे वह क्या करता है, महुआ बीनता है जंगल से, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करते हैं, शहद निकालते हैं। इन सब व्यापारियों का काम बेचने में काम अतिरिक्त आय के रूप में मदद किया जाता है। कहते हैं अतिरिक्त आय के लिए किसान गाय भैंस पालते हैं। किसान क्या करते हैं, तो गाय भैंस पालते हैं, इनसे दूध को बेचते हैं, मक्खन मीट इस सब के कारण इसे क्या करते हैं, मक्खन सब बेचते हैं, पनीर सब बनाते हैं। सब का अतिरिक्त आय किसान इसके लिए क्या करते हैं, गाय भैंस पालते हैं। समुद्री तट इलाके के लोग मछली पकड़ते हैं और उसे बेचते हैं। समुद्र तट के इलाके में जो रहते हैं वो अतिरिक्त आय के लिए क्या करते हैं कि समुद्र से मछली पकड़कर उनको बेचते हैं, उसी पे आजीविका चलाते हैं। अगला है एक नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती का मतलब है कि यहाँ की एक गांव थी जिसका नाम था चिजामी। यह नागालैंड की फेक जिले में थी। कहाँ थी, नागालैंड के फेक जिले में थी। इस गांव में रहने वाले लोग चक्खे संघ समुदाय के थे। किस संघ के थे, चक्खे संघ समुदाय के थे। कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं यह गांव एक जिसका नाम था, क्या नाम था, चिजामी है। यहाँ पे नागालैंड सीढ़ीनुमा खेती होता था, उस गांव का नाम था चिजामी। यह नागालैंड के फेक जिले में पड़ता था। कहाँ पे पड़ता था, यह नागालैंड स्टेट जो अभी है उसके फेक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट था फेक, वहाँ के जिले में थे। इस गांव में रहने वाले लोग चक्खे संघ समुदाय के आते थे। यहाँ का जो लोग रहते थे वह चक्खे संघ समुदाय से आते हैं। एक समुदाय होते हैं जो हिंदी मुस्लिम इस तरह के समुदाय होते हैं, इसी तरह यह चक्खे संघ समुदाय से आते थे। ये सीढ़ीनुमा खेती करते थे। इसका मतलब होता था कि पहाड़ी का ढलाव जमीन, पहाड़ का जो ढलाव जमीन होता था जिस पे छोटे छोटे सपाट टुकड़े में बांटे जाते थे, उसको सीढ़ीनुमा यानी कि सीढ़ी की तरह काट दिया जाता था। इस एरिया में जहाँ पे पानी रुके टुकड़ों में बांट दिया जाता था। प्रत्येक सपाट पे टुकड़ों के किनारे के ऊपर उठा दिया जाता था जिससे पानी रुके और जिससे पानी भरा रह जाए, और चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा उपाय किया जाता था। कहते हैं चिजामी के लोग पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वह इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से को घास पतवार साफ करते हैं। यानी कि चिजामी लोग के पास अपने अपने खेत तो हैं, लेकिन इकट्ठे मिलकर क्या करते हैं, वह पहाड़ को सफाई करते हैं। एक हिस्से को जिसमें खरपतवार होते हैं उसको सीढ़ीनुमा बनाया जाता है जिसमें खेती आसानी से किया जा सके। आज के साथ इसी के साथ इसमें कोई खास टॉपिक में इसमें कोई खास नहीं था, इसलिए आज का टॉपिक हम यहीं एंड करेंगे। इसी के साथ आज लोगों का आज यह टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करें। बिल्कुल निःशुल्क में पीडीएफ मिलेगा। द नॉलेज सक्सेस टेलीग्राम जाएं, सर्च करें और वहाँ पे जुड़ जाएं। जो भी पीडीएफ है वह सारे के सारे पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। अब अगला चैप्टर होगा चैप्टर 9, शहरी क्षेत्र की आजीविकाएँ। आज हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की आजीविकाएँ पढ़ें, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शहरी क्षेत्र की आजीविकाएँ।
इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, समस्या है, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम यथासंभव आपका समस्या का समाधान करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।